हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2019 के सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। किसका उदाहरण है? पहला जेंडर पक्षपात, दूसरा जेंडर पहचान, तीसरा जेंडर संबंधिता, चौथा है जेंडर समरूपता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? पहला है जीन बी वाटसन, दूसरा है सेकेंड है लेव वाइगोस्की, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बताइए सामाजिक और सांस्कृतिक जहाँ भी आ जाए तो और ऑप्शन लगाएंगे लेव वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहे हैं जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा समय से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नीला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? पहला है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना, तीसरा है पार ढांचा, चौथा है आत्म केंद्रित वार्ता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला है प्रबलन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है पार ढांचा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पार ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो बताइए इसका पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा है अस्थिगत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुकर्मणीयता। तो बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंध, चौथा है प्रबलन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संबंध अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। चौथा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, उनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरा है अभिसारिक विचारक, तीसरा है अन्वय विचारक, चौथा है आत्म केंद्रित विचारक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को पहला ऑप्शन है तैयार करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी तैयार करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, चौथा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ये कह रहा है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पहला है न्यून अवधान विकार, दूसरा है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, चौथा है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ये कह रहा है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संरचनावादी ढांचे में
अधिगम प्राथमिक रूप से, पहला ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, दूसरा ऑप्शन है प्रबलन पर केंद्रित है, तीसरा ऑप्शन है अनुबंध द्वारा अर्जित है, चौथा ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित और अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो बताइए 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तीसरा है यंत्रवत याद करना, चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। जिस ऑप्शन में बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, उनके अनुभवों के बारे में बात किया जा रहा है, करके सीखने पे बात किया जा रहा है, वही हमारा पॉजिटिव आंसर होता है, वही ऑप्शन हमारा पॉजिटिव होता है और वही आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से डैश है। पहला है पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, तीसरा सन्निहित है, चौथा संबंधित नहीं है। तो बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है अधिगम पुनरुत्पादन एवं समरण की प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, चौथा ऑप्शन है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो बताइए 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कह रहे हैं विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? पहला है अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, तीसरा ऑप्शन है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, चौथा ऑप्शन है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्याविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तीसरा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, चौथा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बताइए 23 का सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा?
शारीरिक दंड तो होगा नहीं, तो अब हम ये देख लेंगे पहला ऑप्शन किस किस में है। इसमें है, ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन थर्ड में भी है, ये नहीं होगा। अब हमारा सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। अब देख लेते ये क्या है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये पॉजिटिव लग रहा है, ये होगा। थर्ड कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी होगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये निगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ किस में, इसमें, तो ये भी आंसर कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो सेकंड थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ में को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। पहला है एक व्याख्यान दे करके, दूसरा है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, चौथा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। आपने देखा अन्वेषण या परिचर्चा है, अवसर है, ये सारे पॉजिटिव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, चौथा ऑप्शन है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो बताइए 26 का सही आंसर क्या होगा। ट्वेंटी सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो बताइए 27 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछ रहे और हमें नहीं बताना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल। विकास परिवर्तीय होता है। तीसरा है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। चौथा है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करती। तो बताइए 28 का सही आंसर क्या। गलत पूछ रहा है तो हमें गलत बताना है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, विकास सार्वभौमिक ही है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है, हमारा इन्वायरमेंट हमें प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। पहला है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, दूसरा है जन्मजात विशेषताएं, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो बताइए 29 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। पहला है परिवार एवं पड़ोस, द्वितीयक पूछ रहा है, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा विद्यालय एवं मीडिया, चौथा मीडिया एवं आस पड़ोस। तो बताइए 30 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय और मीडिया। अगर प्राथमिक रहता तो परिवार पास पड़ोस ये सब हो जाता। तो आज हमने इस वीडियो में CDP के 30 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और ये वीडियो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।